जय हिंद साथियों। एक छोटा लेकिन बड़ा इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर के आपके बीच में मौजूद हूं। हम गणित उपागम पे जब चर्चा करते हैं और गणित उपागम की कुछ महत्वपूर्ण सैद्धांतिक बातों को जानने का काम करते हैं, तो वहां पर ये बिंदु एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बड़ा इंपोर्टेंट होता है। गणित को जानने की पद्धतियां, गणित को निर्धारित करने की पद्धतियां। और यह हमारी चर्चा का सबसे पहला बिंदु होता है कि गणित वास्तव में क्या होता है, जिसे हम गणित के संदर्भ में परिभाषाओं की प्रकृति के माध्यम से जान करके आए हैं। और वहां हमने इस बात को तय किया है कि गणित जो होता है वो निश्चित तौर पर एक ऐसा विषय होता है जो तार्किक प्रकृति का होता है, अमूर्त प्रकृति का होता है। और इस संदर्भ में गणित बाकी अन्य विषयों से बिल्कुल भिन्न होता है। तो जब इस तार्किक संरचना को, गणित की जटिल संरचना को, गणित की इस अमूर्त संरचना को जब जाना जाता है, जानने का प्रयास किया जाता है, तो एक बालक उस पूरे प्रक्रिया में गणित को किस तरीके से और कैसे सीखता है, किन किन क्रियाओं के माध्यम से सीखता है, वो क्रियाएं कौन कौन सी होती है। और प्रारंभ में वो क्रियाएं अगर बच्चे के साथ अच्छे से एक अध्यापक ने बहुत अच्छे से की होती हैं और बच्चों से करवाई होती हैं, तो निश्चित तौर पर बच्चा बड़ा होकर के गणित में कहीं बहुत ज्यादा मजबूत बनता है। और मैं अपने ऑफलाइन ऑनलाइन सेशन में 85 बार इस बात को बोलता हूं कि बहुत सारे बच्चों के साथ गणित कमजोर होने का जो एक बहुत बड़ा रीजन है, वो यही एक रीजन है जहां पर बच्चों ने अपने उस पक्ष पे ज्यादा काम नहीं किया है। कौन कौन से पक्ष हैं उस पर भी हम बात करेंगे, गणित को जानने निर्धारित करने की प्रक्रिया। लेकिन मैं यहाँ एक संदर्भ थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा कि एक बालक जब आपके पास विद्यालय सबसे पहली बार पढ़ने के लिए आता है, 5-6 वर्ष की उसकी आयु होती है औसतन, तो क्या वो बच्चा विद्यालय आने के ठीक समय क्या कुछ सीख करके नहीं आया है, क्या उसको कुछ आता नहीं है? निश्चित तौर पर हमको ये मानना पड़ेगा कि वो जो बच्चा 5-6 वर्ष का है, वो अपने अनुभव से इस शैशवावस्था में, इस उम्र तक आते आते, 5-6 वर्ष की उम्र तक आते आते अपनी सराउंडिंग से, अपने परिवेश से, अपने साथियों से, अपनी माँ से, अपने परिवार से, इन सबसे बहुत कुछ सीखा होता है। लेकिन एक दिक्कत ये होती है कि वो जो उसका अधिगम होता है वो एक अमानक स्वरूप में होता है, अमानक स्वरूप में, अनस्टैंडर्ड होता है। और आप उसका मानकीकरण करते हैं, विद्यालय आने के बाद आप उसे एक मानक स्वरूप देते हैं। तो ये जो अमानक ज्ञान के मानकीकृत बनने की प्रक्रिया होती है, ध्यान रखो, ये सब विषयों में काम करती है, गणित में विशेष तौर पे काम करती है। और किस तरीके से कुछ बिंदु इसमें जुड़ेंगे, आप इस बिंदु को देखिए, गणित को जानने निर्धारित करने की प्रक्रिया। तो हम इसको थोड़ा सा भूमिका पद्धतियां, हम इसको एक बार भूमिका बनाते हैं। चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि गणित विषय की संरचना, गणित विषय की संरचना अमूर्त तथा तार्किक प्रकृति की होती है, तथा बालकों बालकों की सोच का गणितीयकरण करना, अर्थात उसे, ये शब्द हमने बिल्कुल पहले वीडियो में लिया था कि गणित को, गणित, बालक की गणित सोच जो है उसे गणितीय करना है। तो सोच गणितीय कैसे होती है? सोच गणितीय होती है जब आप उसके तर्क, आप उसके मस्तिष्क में, आप उसके संज्ञान में कुछ तर्क पैदा करते हो। तो अर्थात उसे, सोच का गणितीकरण करना, अर्थात उसे तार्किक रूप से सोचने के लिए तैयार करना ही गणित का उद्देश्य होता है, गणित का उद्देश्य होता है। ये हम थोड़ी सी गणित को जानने की जो पद्धतियां हैं, निर्धारित करने की पद्धतियां हैं, उसकी थोड़ी सी भूमिका पे हम बात करें। सामान्य चर्चाएं फिर बिंदु में आपको बनाता हूं, बहुत अच्छे बिंदु इसके बनेंगे। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो गणित का तैयार करना ही गणित का उद्देश्य होता है। एक बालक
एक बालक जब एक बालक, ये डॉट 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 कर दिया, पिछले पेज से कंटिन्यू है। एक बालक जब विद्यालय में 5-6 वर्ष की आयु में प्रवेश लेता है, आयु में प्रवेश लेता है, तब तक वह बहुत कुछ सीख चुका, बहुत कुछ सीख चुका होता है। सीख चुका होता है, किंतु उसका ज्ञान अमानक स्वरूप में, अमानक, ये इसको अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, अमानक स्वरूप, और ये प्रत्येक विषय के लिए लागू है, ध्यान रखो, अमानक स्वरूप में उसका हर ज्ञान होगा, अमानक स्वरूप में होता है, जिसका मानकीकरण, जिसका मानकीकरण करना विद्यालय और शिक्षक का कार्य हो, शिक्षक का कार्य हो। ये एक सामान्य बात है जो सामान्य विषयों के लिए, सब विषयों के लिए लागू होती है। 5-6 वर्ष का एक बच्चा जब आपके पास विद्यालय में पढ़ने आ रहा है, वहां पर आकर के वो बच्चा अपने सीखे हुए, जो सीख करके आया है अपने परिवेश से, उस सीखे हुए को कनेक्ट करता है जो विद्यालय में मानक ज्ञान दिया जा रहा है। तो फिर उस प्रक्रिया में क्या होता है कि वो अपने अमानक ज्ञान को मानक ज्ञान से कनेक्ट करते करते फिर वो धीरे धीरे अपने अमानक ज्ञान को छोड़ता जाता है और मानक को स्थायी करता जाता है। मैं अभी आपको एग्जाम्पल देकर के बताऊंगा। और ध्यान रखो, गणित का जो निर्मितवादी उपागम है, जो इसके बाद का वीडियो है, उस निर्मितवादी उपागम में हम इसी बात को करने वाले हैं कि एक बालक ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया में, निर्मितवाद, रचनावाद जिसे हम बोले, कंस्ट्रक्टिविज्म जो है, वाइगोट्स्की, पियाजे जिससे जुड़े हैं, तो ज्ञान के निर्मितवादी सिद्धांत में इस बात को कहा गया कि बालक ज्ञान का निर्माण स्वयं करेगा, और जो आत्मसातकरण और समायोजन जो होता है, व्यवस्थापन जो होता है, जो दो टर्म उसने, एकोमोडेशन और एसिमिलेशन जो पियाजे ने दी, नवीन ज्ञान को पुराने ज्ञान में आत्मसात कर लेना या पुराने ज्ञान को बदल करके नवीन ज्ञान के अनुसार ढलना, ये जो दो स्थितियां प्रमुख तौर पर बताई, उस दोनों के सापेक्ष हम निर्मितवादी उपागम में इसमें हम चर्चा करेंगे। यहां पर मैं आपको बस थोड़ा सा बता देता हूं, जिसका मानकीकरण विद्यालय या शिक्षक का काम होता है। गणित के अधिगम में, गणित विषय के अधिगम में अमानक ज्ञान को, अमानक ज्ञान को मानक ज्ञान में बदलने के लिए निम्नलिखित, निम्न कर लो, निम्नलिखित रहना दो, नहीं आ रहा तो निम्न रहना, निम्न कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण हो, निम्न कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण होते। अब यहां से हमारी बात गणित विषय के लिए प्रारंभ होगी कि जब गणित विषय का अधिगम करता है बच्चा और अपने अमानक ज्ञान को मानक ज्ञान में बदलने का प्रयास करता है, तो कौन कौन से कार्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम जो होता है वो होता है अनुमान लगाना, अनुमान लगाना। और ध्यान रखो, अनुमान लगाना जो, अनुमानीकरण जो होता है, ये गणित शिक्षण के, गणित के सीखने की, गणित अधिगम की सबसे पहली सीढ़ियों में से एक सीढ़ी माना जाता है। एक बालक जब तक अनुमान करना नहीं सीखेगा,
वो निश्चित तौर पर गणित को करना नहीं सीखेगा। और आपको पता है, जैसे आपने प्राय देखा है कि जैसे एक बालक जो होता है, जब वो अ, अपने बिल्कुल विद्यालय नहीं पहुंचा है, वो अपनी शैशवावस्था 2 3 4 साल की उम्र से गुजर रहा है, या हम एक बिल्कुल अशिक्षित व्यक्ति की बात करें जो मानक इकाइयों से परिचित नहीं है, तो आपने देखा कहीं दूरियां नापने के लिए कहीं कदम का, ग्रामीण क्षेत्र में तो आज भी है, ग्रामीण क्षेत्रों में तो आज भी ये होता है कि वहां पर दूरियां नापनी है तो कदम का या बाजू का इस्तेमाल करते हैं। छोटे छोटे बच्चे अपने बालिश का, जो जिसको कुछ जगह बेलान बोलते हैं, कुछ जगह बालिश बोलते हैं, तो इसका प्रयोग करता है, बालिश का प्रयोग करता है, अपने हाथ के बाजू का प्रयोग करता है, कदम का प्रयोग करता है कि कितने कदम, ये दूरी कितने कदम है, और एक कदम के आधार पर लगभग कितना फुट, या जैसे फुट में व्यक्ति तो करता नहीं है, लेकिन अनुमान लग जाता है। पुराने जमाने का मुझे याद आता है अच्छे से, लोग पुराने जमाने के बुजुर्ग इतने वो होते थे होशियार, और इतनी उनके अनुभव की एक गहनता गहराई होती थी कि वो कितने कदम चले उसमें उन्हें अनुमान होता था कि कितना मील या कितने कोस चले। वो मील और कोस जो होते थे वो तत्कालीन समय की इकाइयां होती थी। अगर किसी चीज का वजन करना है, मान लीजिए मटके में पानी डालना है, तो लेकिन मटके में पानी डालना है तो कितना मग पानी आ जाएगा, कितनी बाल्टी पानी आ जाएगा, ये चीज किसान जो होता है, किसान अपने खेत में कितने मन अनाज हो जाएगा, इसका अनुमान उसको पहले से लग जाता है। ये अनुमानीकरण वो फसल को देख करके, फसल की लहलहाट को देख करके, पानी और सब बरसात मानसून सीजन सब कुछ, जो सिंचाई वगैरह जितनी अच्छी रही उस हिसाब से जो साइज होते हैं पौधों को, उनको देख करके भी अनुमान लगा लेता है वो कितने मन, कितने क्विंटल फसल होने वाली है। और ध्यान को, ये जो फसल का जो अनुमान लगाना, मटकी में कितने मग पानी आ जाएगा, एक गृहिणी अनुमान लगा लेती है। ये सोच में वो तत्व है जो अनुमानीकरण है, जो गणित को सीखने की सबसे पहली सीढ़ी मानी जाती है। ये गणित सीखने की तरफ आपको तार्किक तरीके से ले जाते हैं। फिर आप क्या करते हो, आप इन्हीं जो अमानक इकाइयां जो है, इन अमानक इकाइयों को फिर आप जब जैसे जैसे आप कक्षा में जाते हो, गणित सीखते हो, इन अमानक इकाइयों को फिर आप मानकीकरण करने लगते हो। और मेरे एक साथी थे गणित के बहुत अच्छे, उनका मुझे बड़ा अच्छा, वो जब भी किसी चीज की लंबाई नापते थे और स्केल नहीं होता था, वो फटाक से अपने इससे नापते थे। और उन्होंने मुझे पहली बार मुझे जब बताया, जब मैं छोटा था, पहली बार मुझे उनसे पता लगा कि वो ये जैसे इससे नापते थे, वो उनका ये 9 इंच का होता है। उन्होंने कहा कि प्राय एक परिपक्व व्यक्ति का ये प्राय 9 इंच का होता है, पौन फुट का। तो जैसे अगर मान लीजिए 9 चौक 36 4 बार आ गया, तो वो 3 फुट, 9 चौक 36 इंच, यानी कि 12 3 3 फीट की टेबल हो गई। तो उनका बड़ा अनुमान ये सटीक होता था, वो बता देते थे अपने बैलेंस नाप करके कि ये कितने का, एक दो, ऐसे नाप करके वो ये अनुमान करके बता देते थे कि ये कितना फीट लंबा है। ये ध्यान रखो, ये अमानक इकाइयां होती है, ये अनुमान लगाने का तरीका होता है। लेकिन एक बात ये माननी पड़ेगी कि ये जो अनुमान होता है, ये अनुमान प्रत्येक स्थिति में सटीक और सही हो, ये जरूरी, मतलब सटीकता का मतलब ये कि बिल्कुल एक्यूरेट तो हो नहीं सकता, लेकिन भिन्न भिन्न भी हो सकता है। दिक्कत ये नहीं है कि एक्यूरेट एक्यूरेट तो होगा नहीं, ये बात तो पक्की है कि एक्यूरेट नहीं होगा, सन्निकट होगा, नियर बाई होगा। लेकिन एक इसमें दिक्कत ये होती है कि मान अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए मैं अपने इससे नापूं और आप अपने इससे नापो, मैं मेरे कद से चलूं और एक मेरे से जो ठिगना है या मेरे से बहुत ज्यादा लंबा है, ऐसा व्यक्ति अपने कदमों से चले, तो फिर वो ये कहे कि 10 कदम में इतनी दूरी चली, तो मेरे 10 कदम में जितनी चली, उस लम्बू के में, उस टिंगू के में जितनी दूरी चली, उससे दूरियों में अंतर आएगा। तो ये जो अमानक इकाइयां होती है, ये सापेक्ष होती हैं, ये निरपेक्ष नहीं होती हैं। तो मैं इसे एक बार लिखना शुरू कर देता हूं। गणित सीखने की प्रक्रिया में, गणित सीखने की प्रक्रिया में अनुमान लगाने का, अनुमान लगाने का अत्यधिक महत्व है, अत्यधिक महत्व होता है, अत्यधिक महत्व होता है। अमानक रूप में, अमानक रूप में दूरी यानी कि लंबाई मापने के लिए बालिश्त, बालिश्त बालिश्त बोलते हैं, ये जैसे एक बालिश्त है ना, बालिश्त, बाजू, कदम, या तोलने के लिए, तोलने के लिए पत्थर,
आप देखो आज भी ग्रामीण क्षेत्र में कई बार तौलने के लिए, जैसे दूरी के नापने के लिए आप ये बाजू या ये कदम या बालिश निकाल रहे हो, तौलने के लिए आज भी पत्थर के बांट होते हैं, वो कोई अनुमान से, उनका अनुमान होता है, वो अनुमान से उतना बैठ जाते हैं। तो कदम या तौलने के लिए पत्थर आदि का प्रयोग किया जाता है। एक किसान, एक किसान फसल को देखकर, फसल को देखकर उत्पादन का अनुमान लगा लेता है, उत्पादन का अनुमान लगा लेता है। एक गृहिणी अपनी रसोई के, अपनी रसोई के मटके में कितना पानी आए, कितना मग या बाल्टी पानी आएगा, यह बता देती। लेकिन ये किसान जो अपनी फसल का, अपनी फसल को देकर के अपने उत्पादन का बता देता है कि इतना उत्पादन होना चाहिए, गृहिणी अपने कितने मग या बाल्टी पानी आएगा मटके में ये बता देती है, कितने बालिश की या कितने गज, कितने कदम की दूरी है ये कुछ लोग बता देते हैं। ये जो दूरियां अमानक दूरियां तो है, ये एक्यूरेट तो नहीं होती हैं, सन्निकट होती हैं, लेकिन इनमें दोष ये होता है कि ये सापेक्ष होती है, अलग अलग स्थिति में अलग अलग हो सकते हैं। मटके में कितना बाल्टी पानी आएगा या कितना मग आएगा ये डिपेंड करेगा कि मटके का साइज कितना है या मग का या बाल्टी का साइज कितना है। अब एक गृहिणी की रसोई में जो मटका है, दूसरी गृहिणी की रसोई में मटका उतना ही बड़ा है लेकिन उसका मग छोटा है या उसकी बाल्टी बड़ी है, तो निश्चित तौर पर बाल्टी और मगों की संख्या में अंतर आ सकता है। एक किसान जो अनुमान फसल का लगा देता है वो उसके अनुभव में है कि इतने क्षेत्र में और इतने इतने अनुसार अगर फसल का रूप इस तरीके, पेड़ इतने लहलाएंगे, इतनी बड़ी ऊंची फसल हो जाएगी, तो इतना क्विंटल निकल सकता है, ये उसके अनुमान होते हैं। तो ये जो अनुमान होते हैं, ये अनुमान ध्यान रखो गणित की पहली सीढ़ी होती है, मैंने शायद ये लिखा, गणित की पहली सीढ़ी होते हैं। अत्यधिक महत्व होता है, मैं इसको लिखता हूँ, अ, अनुमानों को, अनुमानों को, नहीं पहले इसका एक बार क्लियरेंस लिख दूं उसके बाद इसको लिखेंगे। ये अनुमान, ये अनुमान एकदम सटीक तो नहीं होते, एकदम सटीक तो नहीं होते, किंतु सन्निकट अवश्य होते हैं, किंतु सन्निकट, सन्निकट नियर बाई अवश्य होते हैं, अवश्य होते हैं, तथा इन्हें, तथा इन्हें गणित सीखने का आरंभिक बिंदु माना जाता है। यानी कि जो बच्चा अनुमान नहीं लगा सकता वो बच्चा गणित नहीं सीख सकता, तो गणित सीखने का आरंभिक बिंदु माना जाता है इसको, अनुमान को गणित सीखने का आरंभिक बिंदु माना जाता है। और आप देखो एक बच्चा जब ऐसे अनुमानों की प्रक्रिया से निकलने लगता है, फिर वो कक्षा में आने के बाद, क्लास में आने के बाद अपने अनुमानों को, अपने अमानक ज्ञान को फिर वो मानक ज्ञान से जोड़ने लगता है। विद्यालय में आने के बाद, विद्यालय में आने के बाद वह अपने अमानक ज्ञान की तुलना, अमानक ज्ञान की तुलना मानक इकाइयों
यानी कि मानक ज्ञान से करने लगता है। मानक ज्ञान से करने लगता है, ध्यान रखो। और ये जो तो पहला बिंदु जो इंपॉर्टेंट हो गया गणित को सीखने की प्रक्रिया में। प्रश्न परीक्षा में अब कैसे आएगा, परीक्षा में प्रश्न आएगा कि निम्न में से किस एक प्रक्रिया को गणित सीखने की प्रक्रिया नहीं माना जा सकता। ए, अनुमान लगाना। अनुमान लगाने को आप ढोल बजा करके गणित सीखने की प्रक्रिया मानोगे? ढोल बजा करके गणित सीखने की प्रक्रिया होता है अनुमान लगाना। तो अनुमान लगाने में, और इसका परिणाम क्या निकलता है? परिणाम इसका फिर ये निकलता है कि फिर यही बच्चा जब गणितीय समस्याओं के हल करने लगता है, तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल कई बार देता हूं कि जैसे प्रश्न आ गया है कि √61 की वैल्यू क्या होगी, तो ये जो अनुमान लगाना है, जिसे हमने गणित शिक्षण के लिए सबसे आरंभिक बिंदु माना, फिर ये बच्चा उस अनुमान की आदत से इसका फिर मान पता करता है, √61 की वैल्यू, और उसे दशमलव में निकालना नहीं आ रहा है, भाग की विधि से ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं है उनका वर्गमूल नहीं निकाल पाता है बच्चा, तो फिर वो बच्चा √61 की वैल्यू को लिखता है, अनुमान से लिखता है कि इसकी वैल्यू 7 दशमलव कुछ आएगी, 7 दशमलव कुछ आएगी। वो अनुमान से इसको मेंशन करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसने ये समझ लिया है कि √61 से जो पहले पूर्ण वर्ग है, √61 से पहले जो पूर्ण वर्ग है वो 49 है, √61 के जो बाद पूर्ण वर्ग है वो 64 है, √49 का 7 होता है, √64 का 8 होता है, और चूंकि 61 जो है वो √49 और √64 के बीच में है, √61, तो डेफिनेटली इसका √61 की वैल्यू कुछ भी हो, उसने अनुमान लगा लिया कि वो 49 से कुछ, यानी कि 7 से ज्यादा कुछ मान होगा लेकिन 8 से कम होगा, तो 7 दशमलव कुछ का वो अनुमान अच्छे से लगा सकता है। ये अनुमानीकरण का, और ऐसा अनेकों गणित में अनेकों जगह ऐसा होता है। तो ये अनुमानीकरण, अनुमान लगाना, ये सबसे पहला कार्य होता है उसका। नंबर 2, दूसरा प्रमुख क्या होता है? दूसरा प्रमुख होता है विशिष्ट, विशिष्ट पैटर्न निर्धारित करना, विशिष्ट पैटर्न निर्धारित करना। यह विशिष्ट पैटर्न समझना। एक बच्चा जब कुछ पैटर्नों को देखता समझता है, निर्धारित करना शुरू करता है, तो फिर वो पैटर्न उसे आगे कहाँ ले जाते हैं? ध्यान रखो, पैटर्न समझने की प्रक्रिया हमेशा बच्चों को जनरलाइजेशन की तरफ लेके जाती है, सामान्यीकरण की तरफ लेकर के जाती है। और ये पैटर्न निर्धारित करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है गणित में। गणित में पैटर्न निर्धारित करना, निर्धारित करना बालकों के, बालकों के आगमनात्मक चिंतन तथा सामान्यीकरण की क्षमता, तथा सामान्यीकरण की क्षमता का विकास करता है, का विकास करता। तो ये जो विशिष्ट पैटर्न में आपको एग्जांपल के साथ मैं बात करता हूँ। विशिष्ट पैटर्न, जैसे आपने, जैसे मैं कई बार कहता हूँ, जैसे आपने बच्चों के सामने कुछ संख्या रखी, जैसे 3, 5, 7, 9, और आपने यहाँ रख दिया प्रश्नवाचक चिन्ह। आपने आपने ये चित्र बनाया, आपने ये चित्र बनाया, आपने ये चित्र बनाया, और आपने चौथी स्थिति में रख दिया प्रश्नवाचक चिन्ह, है ना? आपने चौथी स्थिति में रख दिया प्रश्नवाचक चिन्ह। आपने तो आपने
आप बच्चों को जब कुछ चित्रात्मक या संख्यात्मक या किसी भी स्थिति में जब आप बच्चों से पैटर्न आप निर्धारित कराते हो, तो ये जो पैटर्न होते हैं बच्चे को ये पैटर्न समझना, ये बच्चे की जनरलाइजेशन पावर का विकास सबसे ज्यादा करता है। और ध्यान को आगमनात्मक चिंतन के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है, सबसे ज्यादा जरूरी वो आगमनात्मक चिंतन के लिए वो यही सबसे ज्यादा होता है, पैटर्न निर्धारित करना। और ये कैसे होता है आप देखिए, जैसे एक सिंपल मैंने उदाहरण लिया 3 5 7 9, तो बच्चा यहाँ पे पैटर्न निर्धारित करेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, तो आप जवाब तो इसका बड़ा सरल तरीके से दे सकते हो, आप दे सकते हो, मैं दे सकता हूँ। लेकिन वो जो छोटे बच्चे हैं उनके दृष्टिकोण से जो दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ रहे हैं, वो क्या करेंगे, वो इस स्थिति में सोचेंगे कि अच्छा 3 आ रहा है, 3 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 7 आ रहा है, 7 के बाद 9 आ रहा है, थोड़ा सा बच्चा कहीं सोचेगा। और जिस दिन बच्चे ने इस बात का निर्धारण कर लिया कि 3 से बढ़कर के 2 बड़े, 5 5 से 2 आगे, 7 7 से 2 आगे 9, तो बच्चा आराम से जवाब दे देगा कि इसका आंसर गुरुजी 11 आएगा। और ध्यान को ये आप अपने दृष्टिकोण से मत सोचो कि ये सवाल बड़ा सरल है, हम उस बच्चे के दृष्टिकोण से सोचना पड़ेगा जो बच्चा दूसरी तीसरी क्लास में है। वो बच्चा कैसे इस पैटर्न को पकड़ेगा, जिस दिन उसने ऐसे पैटर्न को पकड़ना। चित्र में देखो, चित्र को बच्चा देख रहा है और चित्र को ध्यान से देख रहा है कि अच्छा एक तीर, एक है ऊपर है, फिर उसके बाद 2 हैं वो नीचे हो गए हैं, उसके बाद फिर 3 है तो वो ऊपर हो गए हैं। और बच्चे से आप कह रहे हैं कि देखो कैसे ये क्रम बदल रहा है, इस पैटर्न को पहचानो। और बच्चा इस पैटर्न को देख रहा है कि हाँ यार एक तीर है वो ऊपर है, उसके बाद एक के बाद 2 हुए, 3 हुए, लेकिन तो तीर तो एक बड़ा, उसके बाद एक बड़ा, फिर एक और बढ़ गया, यानी कि 2 हो गए, 3 हो गए। तो एक चीज तो उसके समझ में आ रही है कि 4 हो जाएंगे, चित्र में उत्तर जो आएगा वो 4 आ जाएगा, 4 तीर आ जाएंगे। लेकिन फिर बच्चा ये समझ रहा है, अनुमान लगा रहा है कि अच्छा पहले तीर ऊपर है, फिर नीचे है, फिर ऊपर है तो नीचे आएंगे। तो फिर बच्चे ने अनुमान लगा लिया कि हाँ 1 2 3, तो अगले तीर आएंगे बराबर, तीर आएंगे 4, 1 2 3 4। और फिर बच्चे ने अनुमान लगा लिया कि पहले ऊपर है, फिर नीचे है, फिर ऊपर है तो अगली बार नीचे आएगा। तो ऊपर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तो बच्चे के साथ जब आप ये काम, बच्चा जब ये करने लगता है, ध्यान रखो बच्चा सामान्यीकरण की प्रक्रिया की ओर अग्रसर। गणित सीखने का दूसरा एक बड़ा कारण निर्धारण होता है। इसमें आप देखो तीर इधर है, उसके बाद तीर यहां से घूम करके इधर आ गया, और उसके बाद यहां से घूम करके फिर इधर आ गया। तो आप देख रहे हैं तीर जैसे जो चल रहा है, तीर ऐसे चला, पहले यहां आया और फिर यहां से जैसे तीर यहां आ गया और फिर यहां से घूम करके फिर यहां आ गया। तो आप देखिए एक तो तीर जो चल रहा है वो क्लॉकवाइज चल रहा है ना। हालांकि आप इसे एंटी क्लॉकवाइज भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा सरल जो पड़ेगा वो तो क्लॉकवाइज चल रहा है। तो पहले यहां से चला तो यहां आ गया, तो यहां से यहां तक आधी भुजा मानी जाएगी। तो यहां था, यहां से यहां आ गया, ये आधी भुजा है तो आधी भुजा पे आ गया। फिर अगली बार मूव किया तो यहां से लेकर के यहां आधी भुजा और यहां आधी भुजा, यानी कि यहां से यहां तक एक भुजा। तो आप कुल मिलाकर के देख रहे हैं कि मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। पहले आधी भुजा आगे सरका है, उसके बाद एक भुजा आगे सरक गया है। तो निश्चित तौर पर अगली बार जो चलेगा, बच्चा जब इस पैटर्न को पहचानेगा तो अगली बार 1.5 भुजा चलेगा। तो 1.5 भुजा का मतलब यहाँ आएगा आधा और एक ये पूरा, तो इसका मतलब तीर जो आएगा तो तीर आपका इधर आएगा, यानी कि अब उसको 1.5 भुजा चलना है। 1.5 भुजा तो आधी भुजा, एक भुजा, 1.5 भुजा। बच्चा जब इस टाइप के कुछ पैटर्न पकड़ने लगता है, फिर वो कुछ दूसरी क्रिया में, गणित दूसरी गणित की क्रिया में फिर वो पैटर्न पकड़ने लगता है। और पैटर्न पकड़ने लगता है तो जैसे मैं जब आपको कुछ आगमन में जब आपको बताता हूँ 3 7 11 15 डॉट 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 डॉट, और जब ऐसी स्थिति होती है तो आप वहां पर देखो, फिर आप देखते हो कि जैसे ये समांतर श्रेणी है, 3 4 7 7 4 11 4 15। तो वहां पर समांतर श्रेणी में जब आप काम करते हो तो ये पहला पद होता है आप इसको इसको पहला पद बोलते हो। और इन दोनों का अंतर जो 4 है, इन दोनों का अंतर जो 4 है, इन दोनों का जो अंतर 4 है, हर एक में 4 का अंतर है। तो आप इस 4 के अंतर को आप कहते हो कि ये तो डी है, सार्वंतर है डी। तो आप जब इसे व्यक्त करते हो, तो 3 को आपने व्यक्त किया ए में, फिर 7 को व्यक्त करते हो, जैसे आप इसको ऐसे नहीं, मैं और सरल करके समझाऊं। आप इसे ऐसे व्यक्त करते हो कि 3, 7 को व्यक्त करते हो 3 + 4, 11 को व्यक्त करते हो 3 + 4 + 4, 15 को व्यक्त करते हो 3 + 4 + 4 + 4। यानी कि आप सब संख्याओं को जब आपने प्रथम पद और सार्वंतर पहचान लिया है तो फिर आप उसे प्रथम पद और सार्वंतर, प्रथम पद यहाँ पे प्रथम पद, ये प्रथम पद ए है
और आप ये डी और ए का मान एक बार देख लेते हो कि प्रथम पद कौन सा है। मतलब डी और ए का मतलब डी और ए के रूप में नहीं बताना है, आप तो खाली ये देखो कि पहली पहली संख्या कौन सी है, 3 है, कितने कितने का अंतर आ रहा है, 4 4 का, क्या समान 4 का आ रहा है, समान 4 का आ रहा है। आपको तो बच्चे से ये बात करनी है। तो बच्चे ने कहा कि हाँ गुरुजी पहली संख्या तो 3 है और हर बार 4 4 का ही अंतर है। फिर आपने कहा कि चलो एक काम करते हैं, जो 3 है पहली संख्या उसको मान लेते हैं ए, इसको पहला पद, और जो 4 4 का अंतर है वो समान है, इसको मानेंगे सार्वंत्र डी। तो 4 का सार्वंत्र आ जाएगा। अब आप इसको व्यक्त करते हो, इसको व्यक्त करते हो ए, इसको ए प्लस डी और ए प्लस डी यानी कि 2d, और ये ए प्लस डी यानी कि 3d, और ये ऐसे चलता रहेगा। और फिर आप बच्चों से पैटर्न पहचानवाते हो कि यार इसको देख तो सही यार, ये क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो बच्चा एक पैटर्न को पकड़ने लगता है कि हाँ यार ए तो सब में आ रहा है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस, लेकिन यहाँ पे तो कोई डी नहीं थी, यानी कि 0d थी। यहाँ पर 1d, यहाँ पर 2d, यहाँ पर 3d। तो बच्चा इस क्रम को पैटर्न पहचान करके आगे बढ़ा। आप पूछोगे बच्चे से कि बता आगे क्या आ सकता है, तो बच्चा कहेगा कि गुरुजी आगे ए प्लस 4d आएगा। फिर कहोगे उसके बाद क्या आएगा कि गुरुजी ए प्लस 5d आएगा। तो 1d, 2d, 3d, 4d, 5, बच्चा इस क्रम को पहचानने लगेगा। और फिर आप बच्चे से जब इस पैटर्न को पहचान करके फिर आप जनरलाइजेशन कराते हो, तो ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पांचवा पद और ये छठवां पद। फिर आप बच्चे को पैटर्न पकड़वाते हो, पैटर्न गणित सीखने की प्रक्रिया चल रही है, फिर आप पैटर्न पकड़वाते हो। आप पैटर्न ऐसे पकड़वाते हो, देख छठवां पद है तो 5d, पांचवा पद है तो 4d, चौथा पद है तो 3d, तीसरा पद है तो 2d, दूसरा पद है तो 1d, और पहला पद है तो एक भी डी नहीं है। यानी कि जिस नंबर का पद है, छठवां पद है तो 5d, पांचवा पद है तो 4d, चौथा पद है तो 3d, जितने नंबर का पद है उससे एक कम डी आ रही है और ए प्लस सब में आ रहा है। तो फिर अगर आपने बच्चे से पूछ लिया कि तो बता 15वां पद क्या होगा, तो बच्चे ने जो पैटर्न पकड़ लिया है, बच्चा आराम से बताएगा कि हाँ गुरुजी ये पैटर्न पकड़ लिया, छठवें में 5d, पांचवें में 4d, चौथे में 3d, तो 15वें में 14d। तो फिर बच्चा वहां से पकड़ लेता है कि हाँ गुरुजी ए प्लस 14d आएगा 15वां पद। अगर आप उससे पूछते हैं कि बता 40वां पद क्या आएगा, बच्चा बड़े आराम से कि गुरुजी ए प्लस 39d, 39d, बच्चा ये भी बता देता है। तो फिर आप बच्चे से पूछते कि बता एनवां पद क्या आएगा, एनवीं नंबर का, 15वें नंबर का, 40वें नंबर का, एनवीं नंबर का। तो बच्चा कह लेता है कि गुरुजी ए प्लस तो सब में आ रहा है, लेकिन एन से एक कम डी आएगा, तो एन से एक कम डी आ जाता है n-1 × d। और ध्यान रखो समांतर श्रेणी के nवें पद का सूत्र आपका बन जाता है। तो ये जो विशिष्ट पैटर्न पहचानना, ये बच्चे को कितना आगे लेकर के जा रहा है, कहां तक आगे लेकर के जा रहा है। इसीलिए मैंने इस बात को कहा कि जो विशिष्ट पैटर्न पहचानना जो होता है, ये बालकों में आगमनात्मक चिंतन का यानी कि सामान्यीकरण की क्षमता का विकास करता है, सामान्यीकरण की क्षमता को बढ़ाता है। तो ये सीखने की प्रक्रिया का दूसरा होता है, दूसरा गणित सीखने की प्रक्रिया का। तीसरा क्या होता है, तीसरा प्रमुख बिंदु, इसको थोड़ा सा और सही तरीके से लिखो, उपपत्ति तथा तर्कों द्वारा, उपपत्ति तथा तर्कों द्वारा उपकल्पनाओं को सिद्ध करना, सिद्ध करना। ध्यान रखो ये गणित को सीखने की एक बड़ी वाली प्रक्रिया होती है, थोड़ी सी ऊंचे स्तर की प्रक्रिया होती है कि बच्चा गणित की में जो उपकल्पनाएं बनाता है, उपकल्पनाओं का मतलब है कि जो उसे सिद्ध करना है, जो चीज कहीं उसे सिद्ध करनी है, उसे सिद्ध करने के लिए वो अपने तर्कों का सहारा लेकर के, उपपत्ति यानी कि ऐसे ऐसे प्रमाण जिनके माध्यम से उसे सत्य सिद्ध किया जा सकता है, वो उसे सत्य सिद्ध करने का फिर प्रयास करता है। और ध्यान रखो ये बच्चे के अंदर असली गणित पैदा करता है, असली गणित। वैसे तो रेखा गणित के बारे में कहा भी गया है, आप जब देखेंगे रेखा गणित के लिए कहा गया है कि रेखा गणित ज्योमेट्री इज द रियल मैथमेटिक्स।
एक बालक की गणित की, आप, मैं जैसे गणित का टीचर हूं तो मैंने हमेशा इस बात को दृढ़ता से बोला है कि किसी बालक की गणितीय दक्षता जाननी है कि वो गणित में कितना होशियार है, तो कभी इस बात को मत देखो कि वो अंक गणित में कितना होशियार है। आपको ये देखना है कि वो रेखा गणित में कितना होशियार है, ये आपको देखना है। तो उपपत्ति तथा तर्कों के द्वारा उपकल्पना को सिद्ध करना, और ध्यान रखो ये जो तरीका होता है ये गणित सीखने का उच्चतर, गणित सीखने की प्रक्रिया में यह उच्चतर, यह उच्चतर यानी कि हायर लेवल की उच्चतर पद्धति, उच्चतर पद्धति मानी जाती है, जिसमें बालक बालक किसी उपकल्पना, उपकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस, है ना, उपकल्पना को सिद्ध करने के लिए प्रमाणों प्रमाणों एवं तर्कों का सहारा लेता है, प्रमाणों एवं तर्कों का सहारा लेता है। और ध्यान रखो ये गणित की मूल भावना होती है कि आप किसी भी गणितीय उपकल्पना को, गणितीय कथन को उपकल्पना को जब तक आप सिद्ध नहीं कर लेते हो तर्कों की कसौटी पर, जब तक वो सही नहीं मानी जा सकती, वो सही हो ही नहीं सकती। तो तर्कों का, प्रमाण और तर्कों का सहारा लेता है। इस पद्धति में वह गणितीय सिद्धांतों को स्थापित करता है। अब आप देखिए जितनी भी गणित की प्रमेय जो है, गणित की प्रमेय, वो सारी की सारी गणित की प्रमेय इसी उपपत्ति और तर्क पर आधारित मानी जाती है। आप गणित, रेखा गणित की प्रमेय है, और प्रमेय सिद्ध करने का काम तो अंक गणित में भी है, वहां पे भी आप तर्कों का सहारा लेते हो। जैसे अंक गणित में मैं कई बार बच्चों को जब सिखाता हूं कि सिद्ध करो कि अंडर रूट दो अपरिमेय संख्या है या अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या है, कई बार बच्चों को जब ये सिखाते हैं ना अंक गणित में, ये वाला आपने पढ़ा होगा 10वीं क्लास की गणित में भी है कि सिद्ध करो कि अंडर रूट दो अपरिमेय है, ये सिद्ध कर दो। तो ये एक उपकल्पना है, एक विचार है, एक कथन है, आपको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय है। तो आप इसे सिद्ध करने के लिए आप उपपत्ति का, तर्कों का आप सहारा लेते हैं, आप तर्कों का सहारा लेते हैं। और तर्कों का सहारा वैसे भी अंडर रूट 2 को जो अपरिमेय सिद्ध करने की जो प्रक्रिया है वो विरोधाभासी पद्धति, ये ध्यान रखो, ये परीक्षा में प्रश्न आया है। ये परीक्षा में प्रश्न आया है कि सिद्ध करो कि अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है, जिस तर्क का प्रयोग किया जाता है, वो तर्क निम्न में से क्या कहलाता है? विरोधाभासी पद्धति, कॉन्ट्राडिक्टरी, अंग्रेजी में बोल देता हूं, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड कहलाता है। कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड होता है। कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड बोलते हैं। और कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड होता है कि आपको जो सिद्ध करना है आप उसका कॉन्ट्राडिक्टरी यानी कि उल्टा मान करके चलो। आपको जो सिद्ध करना है आप उसका उल्टा मानो और फिर वहां से शुरुआत करो। तो आपको याद है जिन बच्चों ने ये काम किया है, ये वाला प्रश्न किया है कि सिद्ध करो कि अंडर रूट 2 या अंडर रूट 3 या अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्याएं हैं, वहां पे सबसे पहले ये माना जाता है कि माना अंडर रूट 2 परमेय है, माना अंडर रूट 2 परमेय है, और अंडर रूट 2 परमेय है ये माना जाता है। तो अब आप देख रहे हैं आपको सिद्ध तो करना है कि सिद्ध करो अंडर रूट 2 अपरिमेय है।
और आप मान रहे हो कि मान अंडर रूट 2 पर उल्टा मान रहे हो। ध्यान रखो, जब भी कोई उपपत्ति ऐसा उल्टा मान करके की जाती है वही कहलाती है विरोधाभासी पद्धति, या अंग्रेजी में इसको कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड बोलते हैं। तो मान अंडर रूट 2 अब पर में है, और पर में है तो फिर अंडर रूट 2 जो होगी वो पर में होती है तो पी बटा क्यू की फॉर्म में होगी, पी बटा क्यू की फॉर्म में, जहां जहां पी बटा क्यू सह अभाज्य होंगे। सह अभाज्य, सह अभाज्य का मतलब होता है, क्योंकि परमेय संख्याएं पी बटे क्यू के रूप में लिखी जा सकती है, पी बटे क्यू के रूप में लिखी जा सकती है परमेय संख्याएं। तो हमने मान लिया कि अंडर रूट 2 परमेय है, तो जब परमेय है तो फिर पी बटे क्यू के रूप में लिखी जाएगी, क्योंकि परमेय है। और ध्यान रखो, पी बटे क्यू का जो रूप होता है वो सह अभाज्य, पी और क्यू सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब है कि किसी भी एक संख्या से ये और ये दोनों कटेंगे नहीं, ये सह अभाज्य होता है। जैसे मान लीजिए 8/9, तो 8/9 ये सह अभाज्य संख्या, ये किसी से कटेंगी नहीं। जैसे अगर आप, लेकिन अगर आप कहें कि 10/15, तो 10/15 ये नहीं है सह अभाज्य, क्योंकि ये 5 से कट जाएंगे, 5 दूनी 10, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 10/15, तो 5 दूनी 10, 5, तो ये सह अभाज्य नहीं। सह अभाज्य होती है वे संख्या जो जिस इन दोनों में किसी एक संख्या का दोनों में भाग नहीं जाएगा, सह अभाज्य। तो रूट 2 बराबर पी बटा क्यू, और आप दोनों तरफ का वर्ग करते हो तो वर्ग करने पर यह आ जाता है 2 बराबर पी स्क्वायर अपन क्यू स्क्वायर, और फिर क्यू स्क्वायर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हो आप, तो क्यू स्क्वायर बराबर आ जाता है 2p स्क्वायर ना, ये आप सिद्ध करते हो। और फिर वहां से आप पी स्क्वायर बराबर आ जाता है, पी स्क्वायर बराबर आता है क्यू स्क्वायर अपॉन 2, और पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2। तो फिर आप यहाँ पे लिखते हो, एक आधारभूत प्रमेय होती है, फंडामेंटल थ्योरम होती है, उसका यूज करते हो कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2। इसका मतलब 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, तो इसका मतलब 2 क्यू को भी विभाजित करेगा। 2 अगर किसी अभाज्य संख्या के वर्ग को विभाजित करता है तो उसके उस संख्या को भी विभाजित करेगा, ये नियम होता है। तो ये आप इस तरीके से, तो ये जो तर्कों का सहारा लिया जा रहा है गणित को जानने की तीसरी पद्धति, तीसरी प्रक्रिया, उपपत्ति तथा तर्कों द्वारा उपकल्पनाओं को सिद्ध करना, ये गणित को जानने की तीसरी प्रक्रिया होती है। तो कौन कौन सी होगी? अनुमान लगाना, विशिष्ट पैटर्न पहचानना, मैं बहुत श्रेष्ठ वाली आपको लिखा रहा हूं, ध्यान रखो, अनुमान लगाना, विशिष्ट पैटर्न पहचानना, तर्कों और उपपत्तियों से उपकल्पनाओं को सिद्ध करना, ये। और एक और चौथी लिखा देता हूं, चौथी और लास्ट, गणितीय अवधारणाओं पर, गणितीय अवधारणाओं पर व्यवहारिक समझ, व्यवहारिक समझ यानी कि अवबोध, अवबोध पैदा करना। को गणितीय अवधारणाओं पर अवबोध पैदा करे, समझ पैदा करे, उसको वो चीज रटानी नहीं है, वो चीज उसको सिखानी है, वो चीज उसको बतानी है। बच्चा याद नहीं करे, बच्चा उसको समझे। तो फिर आप गणित की किसी भी कॉन्सेप्ट पर, गणित की किसी भी अवधारणा पर जब बच्चों के साथ काम करते हो तो बच्चों को जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग देना है। जब ये संक्रियाएं हैं या भिन्ने हैं तो भिन्नों को आप, जैसे मैंने कहा कि गणित विज्ञान की किट जो एससीईआरटी भेजती है प्रत्येक विद्यालय में, एससीईआरटी का ही उत्तरदायित्व होता है गणित विज्ञान की किट बनाने का। आप जब वहां उस बॉक्स को देखोगे, बॉक्स में भिन्नों को समझाने के लिए कटी हुई जो डिस्क है उनमें से बहुत सारे टुकड़े करके बच्चों के साथ आप जो भिन्ने हैं तो भिन्नों को आप, जैसे आपने एक बिल्कुल 2 बराबर के किए, फिर 2 बराबर के किए, और फिर वहां पर एक भाग को आपने छायांकित कर दिया, और आप बच्चों को बोल रहे हैं कि बच्चों बताओ इस पूरी रोटी के या पूरी डिस्क के कुल कितने टुकड़े आपने किए। बच्चा कहेगा 1 2 3 4, और 1 2 3 4 तो कुल कितने हैं? कुल 4 हैं। और फिर आप बोलते हो कि बच्चों इसमें से इस एक टुकड़े को मैं क्या कहूं, तो बच्चा कहेगा गुरुजी 4 टुकड़े हैं, बराबर के हैं, उनमें से ये एक टुकड़ा है। तो फिर गुरुजी कहेंगे कि मैं इसको निकाल लेता हूं, मैं इसको ले लेता हूं। तो मैंने कितने में से कितना ले लिया? बच्चों ने कहा गुरुजी आपने 4 में से 1 ले लिया। आप बच्चों को समझाते कि ये 1/4 है, यानी कि
कुल 4 टुकड़े हैं, उस चार बराबर, 4 टुकड़े नहीं, 4 बराबर के टुकड़े हैं, 4 बराबर के टुकड़े हैं, उनमें से मैंने एक टुकड़ा लिया है, तो इसका भाग का मान हो जाएगा 1/4। लेकिन इसी चीज को जब आप एक भिन्नों में मैं बता रहा हूं, जब आप इसको 4 टुकड़े ना करके आप इसको 3 टुकड़े करते हैं मान लीजिए, और 3 टुकड़े करते हैं बराबर के, और फिर आप किसी एक टुकड़े को आप छायांकित करते हैं, फिर बच्चे से पूछते हैं कि ये कितने टुकड़े, तो बच्चा कहेगा गुरुजी 1 2 3, कुल 3 टुकड़े हैं, और 3 टुकड़े में आपने एक ले लिया, तो 1/3। और अगर मान लीजिए आप 2 टुकड़ों को छायांकित कर दे तो 2/3। तो आप भिन्नों को किसी भी, तो एक व्यवहारिक समझ पैदा करें संख्याओं के बारे में, भिन्नों के बारे में, दशमलव के बारे में, लघुतम समापवर्तक, महत्तम, लघुतम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक को आप लाइनें बना करके बड़े आराम से बना सकते हो। आप कंचे लेकर के, जो कंचे होते हैं बच्चों के खेलने के, उनको लेकर के बड़े अच्छे से समझा सकते हैं। संख्याओं पे, संक्रियाओं पे, ऐसी कई सारी चीजें, अब एकस है, अब एकस जैसे कई सारे शिक्षण अधिगम के उपकरण है, सहायक सामग्रियां हैं, उनके माध्यम से बड़ी श्रेष्ठतम समझ बनती है, वो आपके बड़े काम आते हैं। तो विद्यार्थियों, इसमें बहुत ज्यादा कोई टिपिकल और टेक्निकल चीज तो नहीं है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जब भी इससे जुड़ा कोई प्रश्न आएगा कि गणित को जानने की या निर्धारित करने की प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, तो अनुमान लगाना ये एक प्रक्रिया होती है, पैटर्नों को पहचानना ये एक प्रक्रिया होती है, तर्कों कल्पनाओं से सिद्ध, तर्कों उपपत्तियों से सिद्ध करना कल्पनाओं को, ये एक प्रक्रिया होती है, गणित के प्रति सोच समझ पैदा करना ये एक प्रक्रिया होती है। ये गणित के सीखने के उपागमों में सैद्धांतिक पक्ष है, ये अप्रोचेस का सैद्धांतिक पार्ट है। इसमें आपको मैंने कहा ना कि कोई तकनीकी शब्दावली नहीं, लेकिन आपको समझ पैदा होगी, और ये जो समझ है ये कई सारे प्रश्नों के हल करने में आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। तो मैंने जैसे आपको गणितीय उदाहरणों के माध्यम से मैंने आपको बताया, तो वहां पे बच्चा जब इसका प्रयोग कर रहा है, सवाल अंदर से निकल करके आता है ना, तो यही समझ काम करती है। जब कहीं गहराई से प्रश्न निकलते हैं कंपटीशनों में, फिर वो कठिन टिपिकल वाले प्रश्नों पे फिर जो समझ काम करती है वो यही काम करती है। तो मैंने जैसे पैटर्न पहचानने का, सामान्यीकरण करने का, जैसे मैंने आपको उदाहरण ये दिया था, तो बच्चे ने सामान्यीकरण की क्षमता से उसने nवें पद का सूत्र बना लिया, ये कहीं तो ये इस तरीके की बात है। तो विद्यार्थियों, ये एक टॉपिक पे हमने बात की, तो इस टॉपिक से जुड़ी कुछ ये जो समझ आपकी बनी है ये आपके काम आएगी, क्योंकि अगला वीडियो जो है वो गणित के निर्मितवादी उपागम का है। और ध्यान को, निर्मितवादी उपागम जो है वो गणित में या किसी भी विषय में ज्ञान के निर्माण की, ज्ञान की रचना की बात करता है, निर्मितवाद का सिद्धांत। पियाजे, वाइगॉट्स्की, जेरोम ब्रूनर, ये सब इससे जुड़े महान विद्वान हैं, तो उनकी अवधारणाओं को भी पढ़ेंगे, उनके विचारों को भी हम जानेंगे, और निर्मितवादी जो सिद्धांत की जो मूल बात जो है उसके परिप्रेक्ष्य में गणित को देखेंगे कि निर्मितवाद, गणित में निर्मितवाद कैसे है। चलिए विद्यार्थियों, इसमें जो खंड में जो बात मैंने बताई है इनको देखना समझना। हम लोग फिर अगले वीडियो में कुछ और अच्छी बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।